हेलो दोस्तों, कैसे हैं? मैं नीलकमल सर उपस्थित हुआ हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पूर्वांचल कैरियर क्लासेस पे लेके पेट का प्रीवियस का पेपर। जब पेट का आयोजन पहली बार हुआ था अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा, यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा, तो जो पहला पेपर आया था उसमें किस प्रकार के प्रश्न का संग्रह था उसको लेके आज उपस्थित हुआ हूं। तो आप अंत तक बने रहिए हमारे अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पूर्वांचल कैरियर क्लासेस पे। आइए देखते हैं वो कौन कौन से प्रश्न थे जो पहली बार में आए थे। ये पहला प्रश्न आपका है और आपको एक बात बता दें कि जो यूपी ट्रिपल एससी पेट का पेपर करवाती है इसमें कुल प्रश्नों की संख्या होता है 100, जिसमें लगभग 15 क्वेश्चन हिंदी की होती है, 15 से 17 क्वेश्चन गणित की होती है, 5 से 7 क्वेश्चन अंग्रेजी की होती है और लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से होता है। बाकी जो बचा हुआ होता है वो आपका इकोनॉमिक्स से होता है, ज्योग्राफी से होता है, पॉलिटी से होता है, इन्वायरमेंट से होता है। तो कुल मिला के 100 प्रश्न होते हैं और इसमें एक गलत प्रश्न करने पे 1/4 अंक आपका काट लिया जाता है। तो ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन आपके लिए रहा और प्रश्न कैसा आता है ये आपके स्क्रीन पे है। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ? पहला है अगरतला, दूसरा है रांच नहीं जी, रांची है, मिस प्रिंट हुआ है यहाँ पे, ठीक है। क्या है ये रांची है, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है? रांची लिखा हुआ है, ठीक है। तीसरा है चेन्नई, चौथा है पटना। तो ये उस समय की करंट का प्रश्न है, इस पे ज्यादा समय हम लोग नहीं देंगे। इसका जो सही आंसर है वो आपका पटना है। पटना में आपका जो है लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ था, तो इस प्रश्न का उत्तर जो है वो पटना है। आइए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरे प्रश्न में देखते हैं इसमें किसका वर्णन हुआ है। ये रहा आपका दूसरा प्रश्न, कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है? ये भी करंट का प्रश्न है। उस समय के रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका है रिलायंस। आपका जो है ये आपका ये क्या था? 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड थी उस समय जब ये पेश हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें किसका वर्णन है? बोल्ड एम्बुओसिस ऑन लैंड इन ड्रॉट परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई? पहला ऑप्शन राजस्थान, दूसरा ऑप्शन हरियाणा, तीसरा ऑप्शन बिहार, चौथा ऑप्शन मध्य प्रदेश। ये भी उस समय के करंट का है। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका है राजस्थान। ये आपका ये परियोजना राजस्थान में उस समय लागू की गई थी। हम करंट के प्रश्नों पे, पुराने करंट के प्रश्नों पे ज्यादा समय नहीं देंगे। अगर आगामी जो पेट की परीक्षा है उसमें जो करंट पूछा जाएगा वो वर्तमान का पूछा जाएगा, ना कि पुराना पूछा जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है इसमें। अगले प्रश्न में है, संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है? घाना, नाइजीरिया, अफ्रीका, सूडान। ये तीन के तीनों अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं। तो इसमें से जो सबसे सही उत्तर है वो आपका है घाना। कौन सा है? घाना उत्तर सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आप हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पे जो प्रश्न है इस पे ज्यादा समय हम इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि पीछे के करंट है, इससे
कोई मतलब नहीं है आगामी, लेकिन जब हल कर किया जा रहा है तो उस प्रश्न का जिक्र करना अनिवार्य है, ताकि ये पता चले कि किस तरह के प्रश्न आते हैं पेट में। ठीक है, अगला है अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? शिरीषा बांदला, श्रेया बांदला, रितु करीधाल, कल्पना चावला। तो इसका जो सही उत्तर है आपका, इसका भी ऑप्शन ए सही है। शिरीषा कौन है? शिरीषा आपका शिरीषा बांदला जो है ये दूसरी भारतीय मूल की महिला है जो अंतरिक्ष में गई थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये प्रश्न उस समय के करंट के हैं। अगला है उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया? योगेश्वर दत्त, सुमित मलिक, रविंदर सिंह, पवन कुमार। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन आपका रहा सुमित मलिक। इन पे डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया था। अगला प्रश्न आपका है, भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गोवा, हरियाणा। तो ये आपका एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली कहां पे लागू की? ये हिमाचल प्रदेश में लागू की गई। कहां पे? हिमाचल प्रदेश में। इसका सही उत्तर भी है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 के लिए यूडीआईएस शुरू किया गया है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये किस मंत्रालय से संबंधित है पूछ रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय। तो इसका जो सही उत्तर आपका है वो आपका है शिक्षा मंत्रालय से यूडीआईएस कोड संबंधित है। अगला प्रश्न जो आपका है ये है स्मार्टफोन निर्माता कंपनी जो है फोन बनाने वाली वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो उस समय जो नियुक्त किया था ब्रांड एम्बेसडर वो विराट कोहली को नियुक्त किया गया था। किस कंपनी का? स्मार्टफोन कंपनी वीवो, इसका ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली को बनाया गया था। अगला प्रश्न कौन सा है? ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आधारित पोर्टल स्पेस भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया? दिल्ली उच्च न्यायालय, गुजरात उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है ये आपका है सर्वोच्च न्यायालय के लिए स्पेस एआई शुरू किया गया था। कहां पे? सर्वोच्च न्यायालय, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। अगला प्रश्न जो आपका है वो है ये रहा, कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते? ये इंपोर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, ये प्रश्न इंपोर्टेंट है, अनेक परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। तो पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है 2। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका है ये पहला। अब वो कौन से 5 राज्य हैं जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो उसमें जो नाम 5 राज्य का आता है, पहला है सिक्किम है। कौन है? सिक्किम। ठीक है, सिक्किम राज्य, ये आपका कौन सा राज्य है? सिक्किम राज्य है जो पहला है। ये कहां से साझा सीमा करता है? ये साझा सीमा करता है नेपाल से। ठीक है, और दूसरा राज्य आपका है बिहार। कौन है? बिहार। तीसरा राज्य आपका है बंगाल, ये, और चौथा राज्य आपका है उत्तर प्रदेश और 5वां राज्य आपका है उत्तराखंड। ठीक है, ये 5 राज्य ऐसे हैं जो आपका नेपाल देश से सीमा साझा करते हैं। भारत के ये 5 राज्य हैं, पहला है सिक्किम, दूसरा बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।
ये 5 राज्य आपके नेपाल से सीमा साझा करते हैं। बड़ा ही रोचक प्रश्नों का संग्रह है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? पहला ऑप्शन है बीजिंग, दूसरा ऑप्शन है सान जोस, तीसरा ऑप्शन है दिल्ली और चौथा ऑप्शन आपका ढाका है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका बी ऑप्शन है। कोस्टा रिका की राजधानी सान जोस है, ये आपका सही है। बीजिंग कहाँ की राजधानी है? तो ये चीन की राजधानी है। ठीक है। नई दिल्ली या दिल्ली कहाँ की है? भारत की राजधानी है। और ढाका कहाँ की राजधानी है? बांग्लादेश की। ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं इस प्रश्न में क्या पूछा गया है। तो ये रहा स्क्रीन पे आपका 13वां प्रश्न। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? तमिल, मलयालम, ग्रेट अंडमानी, सिंहला। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका है वो आपका है मलयालम। क्या है? मलयालम भाषा जो है ये लक्षद्वीप जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां की भी अधिकृत भाषा है, आधिकारिक भाषा है। अगला प्रश्न आपका है, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो कितना है? ऑप्शन देखते हैं इसमें। पहला ऑप्शन 530, दूसरा ऑप्शन 540, तीसरा ऑप्शन 550, चौथा ऑप्शन 552। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका 550 है। वर्तमान में अगर पूछता है कि कितने सदस्य हैं लोकसभा के, ठीक है, वर्तमान में कितने सदस्य हैं, तो 443 सदस्य हैं। ठीक है। और ये जो 550 सदस्य हैं इनमें राज्यों से जो चुन के जाते हैं उनकी संख्या है कितना? 500, ये 543 है, 530 इनकी संख्या है। और केंद्र शासित प्रदेश से कितने होते हैं? ये आपके 20 सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है, 20 सदस्य कहां से? केंद्र शासित प्रदेश से और राज्यों से 530, यानी कि कुल मिला के 550। वर्तमान पूछता है तो 543 है। कितना है? 543 है। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन सितंबर 14, दूसरा ऑप्शन अक्टूबर 1, तीसरा ऑप्शन नवंबर 2, चौथा ऑप्शन अक्टूबर 3। यानी कि ये ऑप्शन पूछा है, आपको यहां भ्रमित करेगा आयोग। यहां पे दिया हुआ है हिंदी दिवस। हिंदी दिवस का मतलब यहां राष्ट्रीय हिंदी दिवस है। ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका है 14 सितंबर। ठीक है। और भी रोचक चीजें यहां से पूछी जाती है, और भी पूछा जाता है कि ये कब से शुरू किया गया। ठीक है, हिंदी दिवस मनाना कब से शुरू किया गया? तो ये आपका 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, 1949 को इसको संघ की राजकाज की भाषा के रूप में हिंदी को देवनागरी लिपि और हिंदी को चुना गया। राजकाज यानी कि संघ की राजभाषा, राष्ट्रीय भाषा नहीं, राजकाज की भाषा क्या है? हिंदी है। और किस अनुच्छेद के तहत इसको रखा गया कि राजकाज की भाषा हिंदी है? तो वो अनुच्छेद आपका है, कौन सा अनुच्छेद है? इस अनुच्छेद का नाम है 343। इसको भी आप नोट करिएगा। ठीक है, इस अनुच्छेद के तहत हिंदी को
राजकाज की भाषा माना गया, ठीक है। और लिपि किसको माना गया? देवनागरी को। अब पूछता है कि ये तो हिंदी दिवस हो गया, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। एक प्रश्न आता है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका है 10 जनवरी को, ठीक है। कब मनाया जाता है इसको भी नोट करिएगा, ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 10 जनवरी को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। कब ये राजकाज की भाषा में प्रयोग करने के लिए मान्यता दी गई? 14 सितंबर 1949 को। और क्या पूछा जाता है इसमें? किस अनुच्छेद के तहत इसको रखा गया है? तो अनुच्छेद 343 के तहत इसको रखा गया है। अगला जो प्रश्न आपका है, ये आपका स्क्रीन पे, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? पहले तो प्रश्न पढ़ते हैं कि इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। पहला ऑप्शन ए नेपाल, बी ऑप्शन बांग्लादेश, सी ऑप्शन अफगानिस्तान, डी ऑप्शन म्यांमार, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका है म्यांमार, ठीक है। अब थोड़ा सार्क पे डिस्कशन कर लेते हैं, यहां से प्रश्न बनते हैं, अनेक एग्जाम्स में बने हैं, बनने की संभावना है और यहाँ पे आया हुआ है पेट में। पहला जो इसका क्वेश्चन बनता है कि सार्क का फुल फॉर्म क्या है? आइए जानते हैं क्या है सार्क का फुल फॉर्म। तो इसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये आपका फुल फॉर्म है सार्क का। एक साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये आपका सार्क का फुल फॉर्म है। आपसे पूछता है कि सार्क का गठन कब हुआ? ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। तो इसका गठन हुआ था 8 दिसंबर 1985 को, ठीक है। कब हुआ था? 8 दिसंबर 1985 को इसका गठन हुआ था। इसका मुख्यालय पूछता है, ठीक है, कहां पे है? काठमांडू, नेपाल, ये इसका मुख्यालय है। ये भी प्रश्न अब पूछता है इसमें कितने देश हैं, कुल कितने देश हैं? तो कुल देश की संख्या इसमें है 8। इंपॉर्टेंट है, कौन कौन है इसमें? इसमें है भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ठीक है। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, 1 2 3 4 5। अगला आपका है मालदीव, श्रीलंका और 8वां देश जो आपका है अफगानिस्तान है। ठीक है, इतने देश हैं 8। और यहां से पहले के आप प्रश्न देखेंगे तो उसमें 7 देशों का जिक्र किया हुआ है।
तो वो 7 देश अफगानिस्तान को छोड़ करके जो सारे 7 देश हैं वो जब इसका गठन हुआ था तभी सदस्यता ले लिए थे। लेकिन अफगानिस्तान को ये आवेदन किया 2005 में। कब किया? 2005 में आवेदन किया और इसको मान्यता मिल गई। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहां से, पहले तो पूछेगा सार्क का फुल फॉर्म क्या है, तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इसका फुल फॉर्म है। गठन इसका 8 दिसंबर 1985 को हुआ। मुख्यालय इसका काठमांडू नेपाल है। कुल कितने देश हैं? 8 देश हैं। कौन कौन से हैं? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका और अफगानिस्तान। सबसे अंतिम कौन सा देश है जो इसका सदस्य बना? तो वो आपका अफगानिस्तान है। तो इतना चीज इस प्रश्न से निकल के आया। और क्या पूछेगा सार्क से, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करिएगा। एक एक पॉइंट को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहां से प्रश्न बन सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये आपका है, निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित है? पहला ऑप्शन है बेंगलुरु, दूसरा ऑप्शन है दिल्ली, तीसरा ऑप्शन औरंगाबाद, चौथा ऑप्शन है लखनऊ। ये आपका 4 ऑप्शन रहा। तो इसका जो सही उत्तर है वो आप बताइए कमेंट करके। तो इसका जो सही उत्तर है वो औरंगाबाद है। और ये पूछता है कि औरंगाबाद कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में है ये। और यहीं पे अजंता एलोरा की गुफाएं पाई जाती हैं। ये भी प्रश्न पूछता है कि अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है, तो ये है बौद्ध धर्म से संबंधित है। इतना आप जानते रहिए। इसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण करवाया था 7 वाहन शासकों ने। कौन? 7 वाहन शासकों ने इसका निर्माण करवाया था। किसका? अजंता की गुफा का। और एलोरा की गुफा के बारे में कहा जाता है, इससे भी प्रश्न बनता है, इंपॉर्टेंट है, किस धर्म से संबंधित है? तो ये है आपका बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म व हिंदू धर्म, ये तीनों से संबंधित है। ठीक है, यहां से पूछता है प्रश्न कि अजंता की गुफा किस धर्म से संबंधित है, एलोरा की गुफा किस धर्म से संबंधित है, इसका निर्माण किस शासकों ने करवाया था? तो इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। इसको भी आप जानते रहिए, इंपॉर्टेंट चीज है। यहां से प्रश्न बनते हैं। अजंता और एलोरा से इतना प्रश्न बनता है कि उसमें जो अजंता की गुफा है, भित्ति चित्र किस धर्म से संबंधित है? तो वो बौद्ध धर्म से। निर्माण किन शासकों ने करवाया? 7 वाहनों ने करवाया। एलोरा की गुफा, इसका संबंध किस धर्म से है? इस पे कौन सा भित्ति चित्र है? इसमें बौद्ध धर्म, जैन और हिंदू तीनों धर्म से संबंधित है। और इसका निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से प्रश्न बनते हैं और जानते रहिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ओणम किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? इंपॉर्टेंट है और यहां से भी प्रश्न कई बार बना हुआ है। पहला ऑप्शन असम, दूसरा ऑप्शन केरल, तीसरा ऑप्शन तमिलनाडु, चौथा ऑप्शन कर्नाटक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका है, ओणम की बात हो रही है, तो कहां का उत्सव है? केरल का है। ठीक है, केरल का है ओणम। ठीक है, ये आपका रहा। असम का जो उत्सव है वो है बिहू, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। तमिलनाडु का जो है भारतनाट्यम, ठीक है, और कर्नाटक का जो है कन्नड़। ये इतना आप जानते रहिए, इंपॉर्टेंट चीज है। असम के संदर्भ में पूछता है तो बिहू, और केरल के संदर्भ में पूछता है तो ओणम, तमिलनाडु के संदर्भ में भारतनाट्यम और कर्नाटक के संदर्भ में कन्नड़, और आंध्र के संदर्भ में कुचिपुड़ी और कथक पूछता है आपका उत्तर प्रदेश के संदर्भ में
ठीक है। तो ये तमाम प्रकार के जो लोक नृत्य हैं, उत्सव हैं, इनसे भी प्रश्न बनता है। इस प्रश्न का जो उत्तर रहा वो केरल रहा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? ये सौर सिस्टम से, ठीक है, सौर सिस्टम से आया हुआ प्रश्न है, इजी प्रश्न है, आप इसको तुरंत बता सकते हैं। पृथ्वी, चंद्रमा, मंगल, बुध। तो इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है वो आपका रहा बुध। ये आपका सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध है। मंगल कौन सा है? इसे लाल ग्रह कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसके संदर्भ में यहां से भी प्रश्न बनता है, ठीक है, लाल ग्रह इसको कहा जाता है। और चंद्रमा जो है ये क्या है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, ठीक है। उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है, ठीक है। पृथ्वी सौर मंडल का एकलौता ग्रह है जहां पे जीवन संभव है। क्या है? जीवन पाया जाता है, ये भी जानते रहिए। बाकी किसी भी ग्रह पे जीवन नहीं है पृथ्वी को छोड़ करके। तो ये यहाँ पे इस प्रश्न से 1 2 3 इंपॉर्टेंट प्रश्न निकल के आए। पहला तो बुध है जो सूर्य के सबसे निकट है। मंगल जो है इसे लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अगला है चंद्रमा, ये पृथ्वी का उपग्रह है और पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है सौरमंडल का जहां पे जीवन संभव या जीवन पाया जाता है। अगला प्रश्न आपका है स्क्रीनशॉट पे, नोबेल पुरस्कार जीतने वाला प्रथम एशियाई कौन थे? तो नोबेल की बात हो रही है लेकिन क्षेत्र नहीं बताया है कि भौतिकी के क्षेत्र का, कि चिकित्सा के क्षेत्र का या साहित्य के क्षेत्र का। ये क्षेत्र का जिक्र नहीं किया, सिर्फ ऐसे डायरेक्ट पूछ दिया है कि कौन सा वह व्यक्ति है एशिया का जिसने सबसे पहले नोबेल पुरस्कार जीता। तो ये आपका इसका सही उत्तर जो है आपका वो आपका रविंद्रनाथ टैगोर है। रविंद्रनाथ टैगोर, इन्हें जो है गीतांजलि, इनकी एक पुस्तक है, क्या नाम है? गीतांजलि, इसके लिए नोबेल मिला था। और कौन सा नोबेल? साहित्य का नोबेल, इसको भी जानते रहिए। साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था किसको? साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। किस पुस्तक के लिए? गीतांजलि के लिए। कब मिला था? 1930 में। इतना आप जानते रहिए, इंपॉर्टेंट चीज है। 1930 में गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, ये क्या है? सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? झेलम, रावी, चिनाब, ब्यास। तो ये भी वन लाइनर प्रश्न पूछा था। इसका जो सही उत्तर है वो आपका चिनाब नदी पे। कौन सा? सलाल पन बिजली परियोजना जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पे बनी है। अगला प्रश्न कौन सा है देखते हैं। अगला प्रश्न आपका वसंत विषु होता है 21 मार्च को, 18 जून को, 23 सितंबर को, 22 दिसंबर को। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी सौर सिस्टम से है। तो आप ये जानते रहिए कि ये उत्तरी ध्रुव की बात कर रहा है, ठीक है। उत्तरी ध्रुव में वसंत विषु कब आता है? तो ये आपका आता है 21 मार्च से आता है, ठीक है। कब आता है? 21 मार्च से शुरू होता है वसंत विषु, यानी कि आपका वसंत, यानी कि आपका जो सूरज है वो उत्तरायण होता है और उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का आगमन होता है। कब से शुरू होता है? 21 मार्च से। यही उलट के आपसे पूछ सकता है कि वसंत विषु कब शुरू होता है? तो वसंत विषु आपका 23 सितंबर से या 22 सितंबर से शुरू होता है, जब उत्तरी गोलार्ध में सर्दी का मौसम शुरू होता है। उसे क्या कहा जाता है? शरद विषु कहा जाता है या शिशिर विषु कहा जाता है। और वसंत विषु कहा जाता है 21 मार्च को, जब उत्तरी गोलार्ध में सूर्य प्रवेश करता है दक्षिणी गोलार्ध से। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी सौर सिस्टम से। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है। राजस्थान में खितड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इंपॉर्टेंट चीज ये भी है। तो ये वाली जो आपकी खितड़ी परियोजना है ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पे? राजस्थान में तांबा उत्पादन के लिए खितड़ी परियोजना का क्रियान्वयन किया गया है। किस धातु से संबंधित है? तांबा से। अगला है, इंपॉर्टेंट है ये भी, यहां से प्रश्न बनते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है मध्य प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, केरल।
तो इस प्रश्न का जो सबसे सटीक उत्तर है वो काजीरंगा कहाँ पे है? असम में है। किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडा के लिए। एक सींग वाले गैंडा, गैंडा एक जानवर है, हाथी की तरह होता है लेकिन सूंड नहीं होता है, बस इसके थुंत पे एक सींग होती है। ठीक है, एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है कौन सा? असम का ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका कौन सा है राष्ट्रीय उद्यान? बुक्सा है, बुक्सा। ये आपका नेशनल पार्क के साथ टाइगर रिजर्व भी है, बुक्सा। ठीक है, और क्या है आपका? बुक्सा हो गया, सुंदरवन है, ये भी यहाँ पे कहां पे है? सुंदरवन। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है? पश्चिम बंगाल में। केरल की बात है, यहाँ का प्रसिद्ध जो राष्ट्रीय उद्यान है साइलेंट वैली है। कौन है? साइलेंट वैली। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये सब राष्ट्रीय उद्यान पूछता है। मध्य प्रदेश की बात होती है तो पूरे भारत के संदर्भ में सबसे ज्यादा अगर टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क पाए जाते हैं तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा वन अगर पाया जाता है तो मध्य प्रदेश में पाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका अगला प्रश्न क्या है देखते हैं, ये नदी तंत्र से है। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? ये पूछ रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सी ऐसी नदी है जो हिमालय से निकल करके बहती है? तो ऑप्शन देखते हैं, कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। तो इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है वो आपका पहला तो गंगा है और दूसरा ब्रह्मपुत्र। कावेरी नहीं है, गोदावरी भी नहीं है जो हिमालयी नदी है। अब ऑप्शन देखते हैं, ए ऑप्शन, ए और दो सही है, ए दो तो सही है लेकिन ए नहीं, यानी कि ये गलत है। बी ऑप्शन 2 और 3 सही है, 2 और 3 सही है, यानी कि ये ऑप्शन आपका कूट मिलान वाला है, ये सही है। बाकी 3 ऑप्शन गलत हैं। तो आपने देखा बड़ा ही सुंदर प्रश्नों का संग्रह रहा। ये पहली बार जब पेट का आयोजन हुआ था तब ये प्रश्न आए हुए थे। इसकी गहराई क्या है आप खुद समझ गए होंगे कि किस लेवल का यह प्रश्न पूछता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट करना ना भूलिए। और ऐसे ही हम पूरे विषयवार पेट का क्लास लेके आएंगे। अलग अलग शिक्षक अलग अलग समय पे अपना अपना क्लास लेके आ रहेंगे। आप अपना स्नेह, प्यार और दुलार सब इस चैनल को दीजिए और हम आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री कॉस्ट में, कोई शुल्क नहीं होगा। मिलते हैं तब तक के लिए, नमस्कार। अगले वीडियो में नमस्कार, जय हिंद।